Hello my dear student, welcome you again in this lecture number 30 of that topic human reproduction. Now please refer my earlier video if you have not watched that number 29 where oogenesis I have explained and the last part we have to explain. Remember, oogenesis is very important part as compared to spermatogenesis. It has got some modifications there, and from NEET examination point of view, it is very necessary to know that changes or differences in that two process properly. ये कंसेप्ट वाली बात है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis going hand in hand. Spermatogenesis is the process of formation of male gamete sperm and oogenesis is the process of formation of female gamete ovum. पर दोनों जो है उसमें कुछ सिमिलैरिटी भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है. सो बेटर टू अंडरस्टैंड दैट, और दैट्स व्हाई मैं ये दो वीडियोस में बता रहा हूं. ओके, तो पहला वीडियो जो हमने बताया था उसमें बताया था पर्टिकुलरली oogenesis also occurs in 3 stages: phase of multiplication, phase of growth, phase of maturation. phase of multiplication में क्या हो गया था? that germ cells are converted into the oogonia by repeated mitotic divisions. oogonia are diploid cells, they are also called as the gamete mother cells. okay, और ये ओगोनियम जो है that starts to grow there and forms that large cell which is also diploid known as primary oocyte, that is phase of growth. और जो सरप्राइजिंग बात हमने डिस्कस की थी वो क्या थी? that up to this stage, up to the formation of primary oocyte in that primary follicle, the development occurs in the embryonic stage of that girl or that particular female. जब उस फीमेल का जन्म भी नहीं हुआ है उस वक्त उसके एम्ब्रियो में जो ओवरी तैयार हुई है उसके अंदर यहां तक की प्रोसेस हो जाती है, बाद में उसका बर्थ हो जाता है. ओके, फिर धीरे धीरे प्यूबर्टी एज आ जाता है एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज meiosis 1 occurs prior to the ovulation process. आगे चल के हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में भी लर्न करने वाले हैं. तो वहां पे हर 28 डेज में एक साइकिल पूरी होती है, उसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी ऐसा कहते हैं उसे. ओके, उसके बारे में हम लर्न करेंगे. तो वहां पे ओव्यूलेशन नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट ऑकर्स ऑन द 14th डे ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट वी शैल लर्न. उसे ओव्यूलेशन फेज भी कहते हैं वहां पे. तो ओव्यूलेशन यानी बीज धारणा. तो ये बीज धारणा होती है यानी क्या होता है? दैट दिस पर्टिकुलर meiosis 1 occurs there in the primary oocyte of that mature फॉलिकल नोन एज ग्राफियन फॉलिकल. अब जो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बन गए थे पहले, उसके सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं, टर्शियरी फॉलिकल होते हैं. टर्शियरी फॉलिकल गेट्स मॉडिफाइड, डेवलप इनटू द ग्राफियन फॉलिकल. वो ग्राफियन फॉलिकल में जब ये प्रोसेस होता है meiosis 1, इट गेट्स रप्चर्ड और रप्चर होके फिर उसका ओव्यूलेशन हो जाता है. ओवरी के वॉल को भी रप्चर करके वो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है. So at the time of ovulation, what is the stage or status there of that gamete? तो वो gamete ovum नहीं है, वो क्या है? Secondary oocyte है. No doubt it is haploid, but that is secondary oocyte. Another important thing is that this is totally unequal meiosis. अब इक्वल और अनइक्वल में क्या फर्क है? इक्वल का मतलब ऐसा है कि जो सेल्स बनते हैं डॉटर सेल्स वो सेम होते हैं, और अनइक्वल का मतलब ऐसा होता है कि जिनमें डिफरेंस होता है साइज में वगैरह. तो यहाँ पे एक लार्जर सेल बनती है, एक स्मॉलर सेल बनती है. लार्जर सेल इज नोन एज what is that name given? Secondary oocyte, and smaller cell is named as first polar body. यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है. Smaller cell is called as what? First polar body. वो वेजिटेटिव सेल है, रिप्रोडक्टिव नहीं है.
और लार्जर सेल जो उसको क्या कहते हैं, लार्जर सेल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte. वो हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड है पर अनइक्वल है. एंड नाउ दिस सेकेंडरी oocyte इज रिलीज आउटसाइड द ओवरी. वो आ जाती है एब्डोमिनल कैविटी में. उस दिन को कहते हैं ओव्यूलेशन डे. और फिर वो सेकेंडरी oocyte जो है वो कैच किया जाता है फिम्बरी द्वारा. याद आ रहा है क्या फिम्बरी क्या है? व्हाट इज दैट फिम्बरी? ओविडिसल फनेल ऑफ दैट पर्टिकुलर ओविडक्ट. वो ओविडक्ट का जो ओविडिसल फनेल हमने देखा था उसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं फिम्बरी. सेंसिटिव है. अगर उसके वो टिल्टिंग करते करते घूमते घूमते अगर वो एब्डोमिनल फ्लूइड से ऐसा अगर वो उसको टच करता है सेकेंडरी oocyte स्मॉल सेल, तो उसको कैप्चर कर लेता है. ओके. एंड देन इट एनगल्फ्स. और फिर वो सेकेंडरी oocyte आ जाता है ओविडक्ट में. ओके. ध्यान में आ रहा है? ओव्यूलेशन हो गया यानी ओवरी से वो बाहर आ गया. अब ओवरी से बाहर आने के बाद दैट सेकेंडरी oocyte सेल विल कम इनटू द, बाहर यानी एकदम शरीर के बाहर नहीं आएगा, वो बाहर आएगा यानी ओवरी के बाहर आएगा. isn't it? तो ओवरी के बाहर आने के बाद दैट इज जस्ट थ्रोन इनटू द एब्डोमिनल फ्लूइड. वो एब्डोमेन में उस स्त्री के जो फ्लूइड होता है उसमें आ जाता है वो. तो जैसे भी मूवमेंट होगी बॉडी की, दैट गोज ऑन टिल्टिंग. वो ऐसा टिल्टिंग करेगा लहरों पर उसके. isn't it? और टिल्टिंग करते करते ओवरी और ओविडक्ट में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लेकिन ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है. whenever it comes in contact with that sensitive fimbri will grab that, will catch that and throw into the funnel, ovidicial funnel. फिर वहां पे सीलिएटेड इपिथेलियम है, वो सीलिया उसको चलो आगे बोल के ढकेल देंगे अंदर. isn't it? और वो ओविडक्ट में आ जाएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी. अब बाई चांस इफ द insemination has occurred, if the sexual intercourse has occurred of that female with the male, or if the sperms have been thrown inside, तो वो vaginal canal से sperms आ जाते हैं यूटेरस में. फिर वो sperm तो एक्टिव रहते हैं. वो घूमते घूमते अगर वो मोटाइल है, वो उनको टेल भी है. So when they will travel and they will enter to the oviduct, ओविडक्ट में एम्पुला नाम का एक पार्ट है, तो वहां पे वो इस सेकेंडरी oocyte को कैच करेंगे. और बाई चांस वैसा हो गया, isn't it? तो स्पर्म की एंट्री अंदर होने लगती है. सो व्हेनेवर स्पर्म विल एंटर इनसाइड दैट सेकेंडरी oocyte, एट दैट टाइम meiosis II डिवीजन विल ऑकर. टिल नॉट. ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो. जब फर्टिलाइजेशन का इवेंट आ रहा है, जब स्पर्म अंदर आ रहा है उस सेकेंडरी oocyte के, उसी टाइम meiosis II हो जाता है. फिर वो भी अनइक्वल हो जाता है, यानी वन लार्जर सेल वन स्मॉलर सेल. एंड एट दैट टाइम सेकेंडरी oocyte बिकम्स ओवम. सेकेंडरी oocyte जो लार्जर सेल है वो क्या बन जाता है? ओवम. इतने साइज का नहीं रहता, बहुत छोटा रहता है वो. दैट इज ओवम. ओके. And second polar body is very small. By that time ये first polar body भी meiosis II हो सकता है उसका. And sometimes if on the ovum 3 small bodies are seen attached, it means that fertilization has occurred. Isn't it? 3 polar body रहते हैं, उसे कहते हैं second polar bodies. ये first polar body का भी हो गया और अभी ओवम हो गया है, अभी फर्टिलाइजेशन हो गया है उसका. ओवम का इंपॉर्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट में. दैट विल बी अ गुड न्यूज फॉर द मैरिड वुमन, isn't it? तो ये गुड न्यूज रहेगी. जाइगोट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. ध्यान में रखो, बहुत ही सिंपल है, isn't it? तो ये पूरे इवेंट्स अच्छी तरह से जान लेना इंपॉर्टेंट है. एंड ओवम इज फॉर्म फाइनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब चलो यहां पे बात करते हैं क्रोमोसोम के नंबर्स की. डिप्लॉइड नंबर है कहां पे? पूरे जर्म सेल्स में और ओगोनिया में. तो डिप्लॉइड नंबर यानी कितने हैं वहां पे? वो 46 क्रोमोसोम है.
फिर यहाँ पर भी डिप्लॉयड नंबर प्राइमरी oocyte यानी कितने हैं 46 क्रोमोसोम. Oogonium and primary oocytes are having how many number of chromosome 46 या 23 pairs, isn't it? फिर बाद में मियोसिस हो जाता है तो ये सेकेंडरी oocyte क्या आ जाता है 23 और ये पोलर बॉडी भी कितना आ जाता है 23. फिर ये ओवम भी कितना आ जाता है क्रोमोसोम 23, isn't it? और सेकंड पोलर बॉडीज भी 23. So from MCQ point of view, it is very very essential to know this. तो ये पूरी oogenesis की जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से जान लो. उसके जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे एक वीडियो में. What are the differences between the spermatogenesis and oogenesis, because that most deserving MCQs are there on that. तो I hope that you have understood the part very clearly. आप ये बार बार देख सकते हैं, मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, जस्ट रिवाइंड दैट पर्टिकुलर, पीछे ले लो वीडियो को और देख लो. ये बहुत ही इजी हो जाता है, isn't it? बार बार आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने लिख के भी दिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू आर ट्यून विथ मी वेरी प्रॉपरली. सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and also subscribe to my channel if you are not. At the same time, I would like to say you that please subscribe to my Katesar Biology Shorts channel for getting MCQs. और एक बात कहना चाहूँगा, मेरा काटेसर केमिस्ट्री चैनल भी आप सब्सक्राइब करो. मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और काटेसर केमिस्ट्री शॉर्ट्स भी आप सब्सक्राइब करो, so that you will be benefited for 2 subjects from a single person free of cost. What is that? Biology and chemistry. Thanks a lot.